Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो होने वाला है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो आपके इंडियन जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी में बेसिकली जो आपके कोर्ट सिस्टम है उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। और यहाँ पर जो कोर्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है, कोर्ट की जो पावर्स होती हैं उसको पूरा हम जानेंगे। सो बेसिकली आज जो इंडियन जुडिशरी है, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको हम बता दें, ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उन सबको हम कवर करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो बेसिक एक आपको पता होना चाहिए उस हर एक चीज़ के बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जितना भी फोरेंसिक एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है और जितना एक फोरेंसिक स्टूडेंट को कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए उस हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जितना भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता रहे वो अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है, तो इस वजह से आपको अपना पेन पेपर लेके बैठिएगा। जहाँ पर जो भी आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे और लगे कि इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, उसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा और प्रॉपर अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जो आपका इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, हम यहाँ पर बात करेंगे जुडिशरी के बारे में, जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है। तो आज अगर हम बात कर रहे हैं जुडिशियल स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले तो जो इंडियन जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस जो होती हैं हमारी गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये क्या होता है, सब बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसको हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे करते हैं इसको हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका, बेसिकली पहले और बाद की बात नहीं, बट हाँ तीन इसके लेग्स होते हैं। सबसे पहले एक तो हो गया आपका जुडिशरी, जुडिशरी के बाद में आपका एक लेजिस्लेटिव आता है, और लेजिस्लेटिव के अलावा एक आता है आपका एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेटिव होता है ये जो भी जैसे कोई भी लॉ है या कुछ भी इनैक्ट करना है, तो ये लेजिस्लेटिव का काम होता है उन सबको डिसाइड करना, उन सबको बनाना। एग्जीक्यूटिव असेंबली जो होती है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो भी लॉज बने हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करके उनको एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करना। जुडिशरी का मतलब होता है जो भी लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा और एग्जीक्यूटिव असेंबली के द्वारा जो अप्लाई करवा दिए गए हैं कि हाँ अब ये लागू होता है, तो जुडिशरी का काम होता है उन पर काम करना, उनको आगे फर्दर प्रोसेस करना। तो ये तीन लेग्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर जो जुडिशरी होती है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी का काम होता है जो भी लॉज बन गए हैं उनको सबको अप्लाई करना, ये काम होता है जुडिशरी का। अब यहाँ पर वो किस तरह से अप्लाई कर रही है, क्या है, उसमें एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव मेंबर्स का कोई रोल नहीं होता है। बस जो लॉज बन गए हैं उन लॉज को जुडिशरी जो है वो अप्लाई करेगी। तो इस तरह से ये आपका होता है जुडिशियल जो सिस्टम होता है ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, पहली चीज़। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपके कोर्ट होते हैं, जो जुडिशरी की हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका कोर्ट सिस्टम आता है। तो जो कोर्ट्स होते हैं इनको मेजरली हम तीन तरह से क्लासीफाई करते हैं, और इसमें भी फर्दर आपका होता है क्लासिफिकेशन। तीन तरह से कैसे कैसे कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले तो एक आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका हाई कोर्ट। तो ये दो रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और इसके अलावा एक आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपका एपेक्स कोर्ट होता है, एपेक्स बॉडी होता है जुडिशियल सिस्टम का, और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही आपका सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट टोटल 25 हाई कोर्ट्स होते हैं, हर एक स्टेट में आपके होते हैं ये।
और ये नेक्स्ट टू सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं और यहाँ पर आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक कोर्ट अवेलेबल है और फर्दर इसमें आगे भी क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर इनका आगे का क्या क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा किस तरह से आगे क्लासिफिकेशन होता है, इसका चार्ट हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को देख लेंगे, हाई कोर्ट को देख लेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में देख लेंगे और उसके बाद में हम इसका जो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट है उसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है जुडिशियल सिस्टम की। उसके अलावा इसका जो इनैक्टमेंट है तो ये 26 जनवरी 1950 में फोर्स में आया था, कमिंग टू फोर्स इन 26 जनवरी 1950 एंड 28 जनवरी से यहाँ पर काम जो है वो स्टार्ट हो गया था। कहाँ पर बना है, ये आपका दिल्ली में इस्टेब्लिश है, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ़ जजेस की बात करें, स्टार्टिंग में जब इसका इनैक्टमेंट हुआ था तो उस टाइम पर यहाँ पर एक चीफ जस्टिस थे और इनके साथ में 7 जजेस और थे, ठीक है। एक चीफ जस्टिस हो गए और 7 अदर जजेस होते हैं, तो टोटल 8 जज थे स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पर क्योंकि पावर है पार्लियामेंट के पास में कि यहाँ पर जो जजेस के जो नंबर्स हैं उनको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी नीड होती है, उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ जजेस को धीरे धीरे से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग में सिर्फ 8 जज रहते थे, फिर धीरे धीरे जैसी नीड होती गई उस अकॉर्डिंग जो जजेस के नंबर हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। तो बढ़ते जो नंबर हैं ये आपके 1986 में 26 जजेस हो गए थे, मतलब कि इतने जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में हैं। उसके अलावा धीरे धीरे बढ़ते यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स हैं वो अभी प्रेजेंट डेट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं जजेस की तो एक चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हमेशा 1 ही रहेंगे एंड 30 अदर जजेस हैं। तो एक आपके चीफ जस्टिस हो गए और 30 अदर जजेस हो गए, तो टोटल यहाँ पर इतने हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका रिटायरमेंट किस एज पर होता है, तो इनका रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, ये चीज़ हो गई। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट कौन से चैप्टर के अंदर इस्टेब्लिश करा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ये एक सेकेंड, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपका आर्टिकल नहीं, एक सेकेंड पहले, पार्ट 5 है, चैप्टर 4 है, पार्ट 5 चैप्टर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर इसको मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको स्टैब्लिश करा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आर्टिकल जो है 124 से लेकर के 147, ये जो आर्टिकल्स हैं इसके अंदर जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो कॉम्पोजिशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारा कुछ आपका आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के अंदर पूरा अच्छी तरह से आपका डिफाइन करा गया है। ये जो कोर्ट है प्राइमरीली स्टेटस होता है अपीलेट कोर्ट का। जैसे कि कोई भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में कोई भी केस चल रहा था, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था या फिर कोई भी हम ले लेते हैं हाई कोर्ट में कोई भी तरह का केस चल रहा था, उसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद में 2 पार्टीज़ होती हैं, दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपना अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट का अगर कोई भी केस है या कोई भी दूसरे कोर्ट का केस है तो वो हाई कोर्ट के केसेस जो रहते हैं वो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। तो अगर कोई भी
पार्टी हाई कोर्ट का जो भी रिज़ल्ट था उसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये जो अपील वाला टर्म आ रहा है तो इसी को हम बोलेंगे अपीलेट कोर्ट। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है प्राइमरीली आपकी अपीलेट कोर्ट की तरह से काम करता है, यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट के जो उनका रिज़ल्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है। तो यहाँ पर जो अपील्स होती हैं एक्सेप्टेड बाय द केसेस ऑफ लोअर कोर्ट्स ऑन डिससेटिस्फैक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टीज़, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसीडिंग होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सुनी जाती हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जितना भी जुरिस्डिक्शन के टाइम पर जो भी काम चल रहा होता है वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, उसके अलावा कोई भी अदर लैंग्वेज में सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर जो पेटिशन होती है रिट पेटिशन, इसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। जो आपके सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में जो रिट पेटिशन होती हैं इसको भी एक्सेप्ट करा जाता है। आर्टिकल 145 जो है, जो यहाँ पर आर्टिकल 145 है, ये आर्टिकल इंश्योर करता है रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये चीज़ को इंश्योर करना कि सही तरह से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपका आर्टिकल 145 के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी जा सकते हैं, यानी कि कोई ओरिजिनल केस है जो अभी तक दूसरे किसी केस में नहीं गया है, दूसरे किसी कोर्ट में नहीं गया है, तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में है, या फिर यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स के बीच में है, या फिर स्टेट्स के आपस के बीच में है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल लॉ का केस है, कोई भी फेडरल डिस्प्यूट है, तो उन सब केसेस में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएगा। यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी पावर को रिव्यू करना है, कोई भी लॉज को स्ट्राइक डाउन करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो वो सारा काम भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट देखता है। यानी कि कोई भी अगर लॉ इनैक्ट हुआ है तो उस लॉ को किस तरह से काम करना है, क्या करना है, उसमें अगर कुछ लॉज में कुछ ऊपर नीचे करना है, कम ज़्यादा करना है, तो ये सारा काम जो है आपके सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। तो ये जितना इम्पॉर्टेंट चीज़ थी आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया था ना रिट पेटिशन। तो रिट पेटिशन क्या होता है? रिट पेटिशन को थोड़ा सा यहाँ पर हम फर्दर आगे देख लेते हैं। ऐसे, ठीक है। तो जो रिट पेटिशन होता है ये एक तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, ये एक तरह की फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है टू एनी हायर कोर्ट। यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट या आपका हाई कोर्ट में अगर कोई भी केस चल रहा था और उसके डिसीजन से जो पार्टी है वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में एक फॉर्मल रिक्वेस्ट अपने हायर कोर्ट को दी जा सकती है, तो उसको हम बोलेंगे रिट पेटिशन। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि जैसे हायर कोर्ट की बात हो रही है, तो हर कंडीशन में यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आएगा। जैसे कि मान के चलिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का केस का रिजल्ट था, डिसीजन था, तो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो रिट पेटिशन पहले हाई कोर्ट में जाएगी। फिर अगर हाई कोर्ट के रिजल्ट से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है, तब उस कंडीशन में जो आपकी रिट पेटिशन होती है, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये पूरा इस तरह से सीक्वेंस चलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो रिट पेटिशन होती हैं, तो जो टाइप होते हैं रिट्स के, तो रिट्स के कितने टाइप होते हैं, तो रिट को हम यहाँ पर 5 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके टाइप्स होंगे रिट्स के, वो 5 टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका हेबियस कॉर्पस। तो जो हेबियस कॉर्पस है
ये आपका रिलीज़ करता है एक पर्सन को फ्रॉम एनी अनलॉफुल डिटेंशन। कोई भी तरह के अनलॉफुल डिटेंशन से किसी भी पर्सन को रिलीज़ करना, यानी कि होल्डिंग अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी फॉर क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी अनलॉफुल डिटेंशन से रिलीज़ करवाने के लिए हेबस कॉर्पस नाम से आपके रिट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? ये एक ऑर्डर होता है पब्लिक अथॉरिटी को कि वो परफॉर्म करें ड्यूटी, अपना जो उनकी ड्यूटी है, जो अपना काम है वो उसको परफॉर्म करें। इसके लिए जो पब्लिक ऑर्डर दिया जाता है, पब्लिक ऑर्डर अथॉरिटी दी जाती है, उसको हम बोलते हैं मैंडेमस। इसके बाद में नेक्स्ट आपका होता है प्रोबिशन। प्रोबिशन में क्या होता है? आपका जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको प्रिवेंट करा जाता है फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोई भी लोअर कोर्ट है उसके काम से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उस कंडीशन में उनके ज्यूरिसडिक्शन को रोकने के लिए, उनके ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड ना होने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रोबिशन नाम से आपका रिट फाइल करी जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सर्टोराई। सर्टोराई ये क्या होता है? सर्टोराई ये एक तरह का क्वाश डिसीजन होता है जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। क्वाश का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में रख देना, उसको कैंसिल कर देना। तो कोई चीज़ को कैंसिल करने के लिए जो लोअर कोर्ट ऑर्डर देती हैं उसको रिट पिटीशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ आपका टाइप होता है, ये आपका फिफ्थ टाइप जो होता है इसको हम बोलते हैं को वारंटो। को वारंटो तो ये जो है चैलेंज देता है अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस। कोई भी पर्सन अपना पब्लिक ऑफिस होल्ड करे, इस चीज़ की अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए जो दिया जाता है उसको बोलते हैं वो वारंटो। तो ये जो है आपके 5 टाइप्स, ये आपके टाइप्स ऑफ रिट हैं। तो बेसिकली ये 5 तरह के रिट पिटीशंस फाइल करी जा सकती हैं। अब ग्राउंड्स क्या होते हैं रिट पिटीशन को फाइल करने के लिए, मतलब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जब हम रिट पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, कोई भी ज्यूरिसडिक्शन का बहुत जल्दी लिया जा रहा है, कोई भी लॉ में एरर है, कोई भी पावर का एब्यूज़ कर रहा है या कहीं पर भी अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये सारे केसेस में हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे जो आपके रिट पिटीशंस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना तो हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर हमने रिट पिटीशन को भी डिटेल में देखा है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो सारा कुछ आपका ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट क्या होता है? टोटल अगर हम बात करें, टोटल जो हाई कोर्ट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स 25 हैं और ये आपके स्टेट लेवल पर होते हैं। हर एक स्टेट में एक एक आपका हाई कोर्ट अवेलेबल है। पर अब यहाँ पर आपको आ रहा होगा डाउट। क्या डाउट? कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो 8 हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि हर एक स्टेट में आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि कुछ जो स्टेट्स हैं उनके जो हाई कोर्ट्स हैं वो एक जगह पर अवेलेबल हैं, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। ये तीनों के हाई कोर्ट जो हैं वो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं और जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में अवेलेबल है। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हाई कोर्ट हैं वो सिर्फ एक हाई कोर्ट है जो कि आपका गुवाहाटी, असम में है। इसके अलावा जो तमिलनाडु है और जो पौंडीचेरी है, ये दोनों भी सिंगल आपका जो हाई कोर्ट है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका बॉम्बे है, बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र, हाई कोर्ट के नाम की बात करें तो वो बॉम्बे ही लगता है। ठीक है, दादरा एंड नगर हवेली और जो आपका दमन एंड दीव है और जो आपका गोवा है, ये सब एक कॉमन जो हाई कोर्ट है उसको शेयर करते हैं और ये कहाँ पर है? बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो आपका
कैलकाटा वाला जो हाई कोर्ट है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कैलकाटा जो है ये वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान एंड निकोबार इनके साथ में अपना कोर्ट शेयर करते हैं। तो ये इस तरह से काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके हाई कोर्ट्स मर्ज होकर सिर्फ एक कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स यहाँ पर 25 हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ये जो है इनके हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुए हैं, ये हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर इस्टेब्लिश हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और, जो आपके कैलकाटा वाला हाई कोर्ट है, कैलकाटा वाला हाई कोर्ट आपका ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 1862 में हुआ है। और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये आपका लार्जेस्ट हाई कोर्ट है। लार्जेस्ट कैसे, ये स्ट्रेंथ वाइज है, जो यहाँ पर सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस की, वो आपकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 160 जजेस की है। यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यहाँ पर जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो 160 जजेस जो हैं वो यहाँ पर सैंक्शन हैं। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट हाई कोर्ट की अगर कभी बात होगी तो वो इलाहाबाद होगा, और जो ओल्डेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका यहाँ पर कैलकाटा वाला होगा। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हो गई आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जो आपका आर्टिकल 141 है, आर्टिकल 141 ये जो है ये यहाँ पर जो हाई कोर्ट है आर बाउंड बाय जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट्स। तो आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी ऑर्डर दिया है या कोई भी जजमेंट दिया है तो वो आपका जो हाई कोर्ट है उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इस चीज़ से बाइंड है हाई कोर्ट्स एज पर द आर्टिकल 141। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट हैं इनका इस्टेब्लिशमेंट, इनको इंस्टीट्यूट किस अकॉर्डिंग करा गया है, तो यहाँ पर जो आपके हाई कोर्ट्स हैं इनको इंस्टीट्यूट करा गया है एज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अंडर पार्ट 4 चैप्टर 5। और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो 214 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 214 ये आपका आर्टिकल है। और यहाँ पर आर्टिकल 214 से लेकर के आर्टिकल 231 ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के बीच में हाई कोर्ट की क्या पावर्स हैं, क्या ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे क्या हुआ है, तो ये सारा कुछ आपका आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं इन सब में डिटेल में बताया गया है। अब ये जो हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पर रिट पेटिशंस एंड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शंस दोनों ही आएंगे। तो रिट पेटिशन क्या होती है ये भी हम देख चुके हैं, और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं अभी इसी वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट जो ज्यूरिसडिक्शन होता है स्टेट का, ग्रुप ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज का, वो सारे के सारे आपके हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो भी आपका हाई कोर्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तो यहाँ पर रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर्स। अब इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें जो आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 226, तो यहाँ पर हाई कोर्ट को एम्पावर करा जाता है कि वो रिट को इशू कर सकते हैं फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट व्हेन फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड, देन डायरेक्टली जो भी इंडिविजुअल होता है वो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। तो आर्टिकल 226 कहता है कि जो हाई कोर्ट है उसको पावर दी गई है कि वो कोई भी तरह का जो रिट होता है वो इशू कर सकता है जिससे कि हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकें एंड जो भी लीगल राइट होने चाहिए, ऑर्डिनरी लीगल राइट होने चाहिए किसी भी तरह के, उनको हम इन्फोर्स करवा सके। तो ये आपका आर्टिकल 226 कहता है। तो हाई कोर्ट के क्या क्या काम है उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा।
पहला काम कि जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट से लोअर जितने भी कोर्ट हैं, उन सब के जुरिस्डिक्शन को गवर्न करना, उनको पूरी तरह से मैनेज करना, लोअर कोर्ट्स को कोई भी तरह का काम देना, उसके अलावा जो भी रिट फाइल होती हैं उनको देखना, कोई भी एपिलेट जुरिस्डिक्शन देखना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पर कंसीडर करा जा सकता है। कोई भी अगर स्टेट का मामला है, कोई भी यूनियन टेरिटरी का मामला है आपस का, या फिर कोई भी थोड़ा सा हाई प्रोफाइल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कोई थोड़ा सा वैसा है, सीरियस मैटर है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र भी देखते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस के थ्रू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर सकें, और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या फिर जो जितने भी लोअर कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस का ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये पूरा कुछ इस तरह से सीक्वेंस आपका चलता है। अब हाई कोर्ट के क्या क्या काम है वो भी उम्मीद करती हूँ समझ में आपको आ गया होगा, और जो आपका बेसिक चीज़ें थी हाई कोर्ट से रिलेटेड वो भी हमने यहाँ पर आपकी डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पर कुछ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं, और फिर आपका लास्ट में हम बात करेंगे जो आपका जो जुरिस्डिक्शन है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, इसके डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पर। तो यहाँ पर अच्छा, ये मैं क्यों कर रही हूँ, इस तरह से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जब आप पढ़ लोगे ना, जितना मैं समझा रही हूँ, उसके बाद में जब आप चार्ट पर जाओगे तो चार्ट को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जितना बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हुए चल रहे हैं, एंड लास्ट में हम चार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें सब ऑर्डिनेट कोर्ट की, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होते हैं इनको हम दो तरह से करेंगे। एक तो हो जाएंगे आपके सिविल कोर्ट, एक हो जाएंगे आपके क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर आपके दो तरह के कोर्ट्स आते हैं। एक आते हैं आपके मुंसिफ कोर्ट, जिनको हम स्मॉलर क्लेम, जहाँ पर स्मॉलर क्लेम्स जाते हैं। दूसरे आते हैं सब जज कोर्ट, जहाँ पर आपके लार्जर क्लेम्स आते हैं। क्रिमिनल में भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट, जहाँ पर आपके ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके सेशन कोर्ट, जहाँ पर सीरियस ऑफेंसेस को डिस्कस करा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपका कुछ स्पेशल कोर्ट्स हैं। ये आपका सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं है, ये आपका हम स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो स्पेशल कोर्ट में कई सारे कोर्ट आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट हो गया, आपका लेबर कोर्ट हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, इन्वायरमेंटल कोर्ट हो गया। इसके अलावा आपके कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो आपके इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए। फिर आपका मोटर एक्सीडेंट जो होते हैं कार वाले, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाले ट्रिब्यूनल्स हो गए। कोऑपरेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गए। फिर आपके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स हो गए, और एक आपके होते हैं और लास्ट में आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में एनजीटी भी कहते हैं। तो ये आपका रहता है, ये स्पेसिफिक काम के लिए रहते हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट्स जहाँ पर फैमिली इश्यूज़ डिस्कस होंगे, लेबर कोर्ट जहाँ पर लेबर इश्यूज़ डिस्कस होंगे, कंज्यूमर कोर्ट जहाँ पर कंज्यूमर वाले इश्यूज़ डिस्कस होंगे। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक कोर्ट्स होते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर कोई भी किसी को कोई इश्यू है तो वो वहाँ पर जाके अपना केस रख सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जितना भी आपका कोर्ट से रिलेटेड हो सकता था हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये बहुत ही सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पर सबसे पहले आपके हायर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है,
फिर आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम फर्दर 3 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। सिविल कोर्ट के अंदर आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर सब जज, सब जज के अंदर मुंसिफ कोर्ट और उसके नीचे स्मॉल क्लॉज कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के नीचे आते हैं मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1 नहीं, पहले आपके आ जाएंगे मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 1, फिर आएंगे आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास 2 और उसके नीचे हैं आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। रेवेन्यू कोर्ट में आ जाते हैं आपके पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके नीचे कमिश्नर कलेक्टर, उसके नीचे तहसीलदार और उसके नीचे आपके असिस्टेंट तहसीलदार। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका जो हायरार्की है कोर्ट्स की इंडिया में वो है। अब उसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट ये और है जो थोड़ा सा डिटेल में और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट हम कहेंगे। सो यहाँ पर जो हायरार्की है, एपेक्स कोर्ट है जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे आता है आपका हाई कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट है हर एक स्टेट में एक एक है और टोटल नंबर ऑफ़ हाई कोर्ट्स हैं 25। ये आपके स्टेट लेवल पर होते हैं। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पर आते हैं आपके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो कि आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं मेट्रोपॉलिटन लेवल पर। यहाँ पर जितने भी लेबर कोर्ट्स होते हैं वो सारे आपके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में आएंगे। इसमें हम 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे, सिविल और क्रिमिनल। सिविल में जितने भी सिटी सिविल कोर्ट्स होते हैं वो सारे आएंगे और इसमें इसके नीचे आएंगे कोर्ट्स ऑफ स्मॉलर कॉजेस। यहाँ पर जो सिटी सिविल कोर्ट होता है ये प्रिंसिपल जज होता है, इसके नीचे एडिशनल जज, उसके भी नीचे असिस्टेंट जज सिविल और उसके नीचे आपके रजिस्ट्रार होते हैं। अब यहाँ पर क्रिमिनल की बात करें तो क्रिमिनल कोर्ट्स के में आते हैं आपके सेशन कोर्ट्स, उसके नीचे चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और उसके नीचे आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। जो सेशन जज होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। फिर नीचे आते हैं आपके चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और उसके नीचे आते हैं आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके बाद में इधर वाली लेग पर आते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। इसको भी 2 तरह से करेंगे, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स की बात होती है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं फैमिली कोर्ट्स। सिविल कोर्ट में आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे सब कोर्ट, देन प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट और उसके नीचे आपके मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल में आपके सेशन कोर्ट, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और फिर सेकंड क्लास। और यहाँ पर जजेस क्या हैं वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठेंगे, फिर नीचे वाले प्रिंसिपल सिविल इस तरह से रहेंगे और सेशन जज आपके सेशन कोर्ट में बैठेंगे। अब यहीं से एक लेग और निकलती है जो कि आपके स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, कोऑपरेटिव्स, रेंट कंट्रोल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये पूरा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है आपका हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर कोर्ट एंड देयर पावर्स और कोर्ट से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता था, जितने भी आर्टिकल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जितना भी आपके इसमें पावर्स जो होती हैं कोर्ट की, कौन से कोर्ट का क्या काम होता है, वो सारा कुछ हमने बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया। अच्छा, जैसे कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के क्या काम है, हाई कोर्ट के क्या काम है, सेम उसी तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी काम होते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी तरह का केस आ रहा है तो वो सारा कुछ हियरिंग जो होगी वो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। कोई भी ऐसा केस जो है जो कि लोअर लेवल पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वो आपके थोड़ा सा हायर कोर्ट में चले जाते हैं। जैसे कि लोक अदालत होती है वो विलेज लेवल पर होती हैं। अगर कोई भी समझौता करके हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो सारे केसेस आपके लोक अदालत में सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तब वो उसके ऊपर वाले कोर्ट में जाएंगे। तो जो पूरी हायरार्की है वो लोअर लेवल से हायर लेवल तक पूरा सीक्वेंस में चलता है। तो एक एक करके अगर उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो भी डिसीजन आ रहा है उससे, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो अपने हायर कोर्ट में अपील करते रहेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस आपका चलता है कोर्ट्स में। सो उम्मीद करती हूँ कोर्ट्स एंड देयर पावर
जो इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अलावा हमारी ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पर काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होता है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, कुछ भी आपको रेलिवेंट लग रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, कोर्ट्स के बारे में, इनके पावर्स के बारे में, इंडियन जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में, तो उन तक ये वीडियो पहुँच सके। एंड बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।